हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लास नाइन्थ का जो नई किताब है उसकी नई बुक का चैप्टर है जो सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके बारे में ही चैप्टर है, ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही चैप्टर है कि हम लोग बने किस यूनिट के हैं। सेल जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसके बारे में पहले थोड़ा समझते हैं। तो अगर हम सेल को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम सेल को डिफ़ाइन करेंगे कैसे। सेल को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं सेल को लिख कर सकता हूँ, दिस इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ये एक ऐसी यूनिट है हमारी लाइफ की या एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगी और उसके फंक्शंस को। मतलब एक तरीके से जो पूरी बॉडी कंपोज है किसी ऑर्गेनिज्म की, वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों किससे बनेगी, सेल से। ठीक है, अब थोड़ी सेल की हिस्ट्री जान लेते हैं कि मतलब सेल वर्ड आया कहाँ से, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 1665 में जाएँ, आपको तो नाम पता ही होगा, आपने पढ़ चुका है थोड़ा पहले। रॉबर्ट हुक नाम का एक बंदा था, ठीक है, इसने सबसे पहले एक सेल देखी थी। ठीक, डेड सेल थी एक तरीके से, ये मतलब लिविंग सेल नहीं थी, ये एक डेड सेल थी। किसके अंदर देखी थी, ये इसने कॉर्क के अंदर देखी थी। ठीक है, इसी को फॉलो अप करते हुए 1674 में एंटोनी ल्यूवेनहॉक, क्या नाम लिख रहा हूँ, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले क्या देखी थी, लिविंग सेल देखी थी। किस में देखी थी, लिविंग सेल देखी थी, जो कि किस में थी, एक बैक्टीरिया में। किस में थी, मतलब एक बैक्टीरिया उन्होंने देखा था जो कि एक लिविंग सेल का वो बना। अब इसी को अगर हम फॉलो अप करते रहें तो 1831 में जब माइक्रोस्कोप थोड़े और इम्प्रोवाइज्ड हो गए और अच्छी चीज़ें आ गई, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, न्यूक्लियस, एक डेंस स्ट्रक्चर देखा सेल के सेंटर में या साइटोप्लाज्म में जो कुछ अलग ही है, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया उन्होंने उसको, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, तो ये हमारी कुछ हिस्ट्री है सेल की। ठीक है, 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल देखी, 1674 में फिर लिविंग सेल देखी सबसे पहली, और 1831 में फिर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, न्यूक्लियस। यहाँ तक थोड़े माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुके थे, इसलिए उन्होंने देख लिया। ठीक है, अपने चैप्टर के हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे पेज बाय पेज। हम लोगों का क्या मोटिव है कि हमें एक भी लाइन नहीं छोड़नी एनसीईआरटी की, हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कराऊंगा, एक भी चीज़ में डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो सेल का जो ये आपका नई बुक का जो ऐसा डायग्राम है, ठीक है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये पैराग्राफ आता है कि इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमॉन्ग्स्ट दैट अ साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड वाटर। देखो सबसे पहले क्या था, जब सबसे पहले साइंटिफिक कम्युनिटी थी, जो पहले जो साइंटिस्ट थे वो क्या मानते थे कि ये जो लाइफ है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, वाटर से। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, वाटर से। और हकीकत भी यही है कि सबसे पहले जो लाइफ डेवलप हुई थी वो किसके अंदर हुई थी, वाटर के अंदर हुई थी। सम रिसर्चर बिलीव दैट लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स with changing environment condition rather than in the oceans. Hot springs are example of such environment in India. The hot springs of Puga Valley in Ladakh maintain very high temperature even in a cold climate. These environmental conditions seem to be similar to those on early Earth. About 3.5 billion years ago, the organisms living in these hot springs are mostly heat-loving bacteria called thermophiles. तो देखो यहाँ पे ना, ये थर्मोफाइल्स का मतलब क्या होता है, पहले इसको थोड़ा समझो। अगर हम थर्मोफाइल्स का मतलब समझे, थर्मो का मतलब ही क्या होता है, हीट से रिलेटेड होता है। क्या होता है, हीट से रिलेटेड। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हीट को सहन कर सकते हैं, उस हीट को जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉट स्प्रिंग्स में होती है। ठीक है, तो ये उन बैक्टीरिया को क्या बोलते थे, थर्मोफाइल्स। क्या बोलते थे इन बैक्टीरियाज को, हम इन बैक्टीरियाज को बोलते थे थर्मोफाइल्स। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोलता है, साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ स्टडीज दिस हॉट स्प्रिंग फाउंड इन दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड देम। दिस डिपॉजिट में है प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशंस। तो क्या था इन थर्मोफाइल्स के पास, उसने पहले ही बता दिया कि अपने पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता था इनके पास। जो भी ऑर्गेनिज्म थे उसके अंदर उनके पास कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता था, डिपॉजिट हो जाता था। अब डिपॉजिट होने से क्या फ़ायदा इनको, ये इनको किससे बचाता था, दी डिपॉजिट में है प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस एंड एक्सट्रीम कंडीशंस एंड दे मे हैव आल्सो हैव इन फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन एंड बैरियर दे डिफाइंस द सेल। ठीक है, तो मतलब पहली एक ऐसी लाइन, एक पहला एक ऐसा बैरियर जिसने इसके जो स्ट्रक्चर है पूरा, इसको क्या नाम देना चाह दिया, सेल। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट कंसिस्ट ऑफ वन सेल यूनिसेल्युलर। अब इसको थोड़ा समझते हैं अपने आप से कि जो सेल होती है, जो सेल के बारे में हमें बता रहे हैं, ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म इन्होंने हमें यहाँ पे डिफाइन करने के लिए बोला है।
एक होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में अगर हम डिफरेंस देखें मेनली तो नाम से पता चलता है यूनि का मतलब ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सिंगल सेल ही है पूरा, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है, ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है दे परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस, दे परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस, ठीक है, राइटिंग आप समझ लेना, ऑल द एसेंशियल फंक्शंस दैट ए सेल डज, यह एक सेल जो करती है, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन करना, अपने जैसे नए सेल बनाना, खाने का अपटेक करना, उसको एसिमाइलेशन करना, एसिमाइलेशन का मतलब क्या है, उस खाने के न्यूट्रिएंट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना, ठीक है, और उसका फिर अपटेक करना। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। मल्टी सेलुलर के नाम से पता चलता है मोर देन वन, ठीक है। तो मोर देन वन सेल ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ये एक सिंपल क्या है हमारा डिफरेंस है यूनिसेलुलर के बीच में और मल्टी सेलुलर के बीच में, ठीक। मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स मल्टी सेलुलर टू वर्क टुगेदर, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फंक्शंस फॉर्म्स टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन एंड सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे ही आपके पास क्या है कि सिंग सेल है, ठीक है, अगर मैं सेल को सेल के साथ जोड़ता जाऊँ, मतलब एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बना दूँ, क्या बना दूँ, एक क्लस्टर ऑफ सेल्स या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स बना दूँ जो क्या करती हैं, सिर्फ ओनली वन फंक्शन परफॉर्म करती हैं, मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इन सेल्स को बोलूँ कि आपको सिर्फ क्या करना है, रिप्रोडक्शन पे काम करना है, तो ये मतलब ये सिर्फ इसका एक फंक्शन हो गया, इसको रिप्रोडक्शन पे काम करना है। ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू, क्या बोलते हैं, टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। टिश्यू इज ए क्लस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म ओनली वन स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक। अगर हम टिश्यू को भी जोड़ते जाएँ आपस में तो ये बना लेंगे ऑर्गन, क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे। और अगर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक साथ काम करते हैं कोऑर्डिनेशन मैनर में, ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ काम करते हैं कोऑर्डिनेशन मैनर में, तो हम इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है ना, या फिर ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम इसी को बोलते हैं जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, ठीक है। इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम द सेल रिमेन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जितना भी आपने यहाँ पे राम कथा ये बनाई है, ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, इन सब की बेसिक यूनिट क्या है, सेल ही है। तो चाहे कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो, उसकी सिर्फ बेसिक यूनिट मतलब बना किससे रहेगा, सेल से, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ आपको ये बताने की समझाया गया है कि आपको ऐसा लगे कि चाहे कितनी भी बड़े जीव हो, कुछ भी हो, तो उसकी बेसिक यूनिट हमेशा क्या रहती है, सेल रहती है। इस पैराग्राफ का जो आपने यहाँ पे इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसके बारे में आपने यही पढ़ा है बस यहाँ पे, ठीक। हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल, हाउ डू सेल इन अवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर, डू सेल्स लिव फॉर एवर और डू दे डाई। इन दिस चैप्टर वी विल, मतलब ये जितनी भी चीज़ें जो यहाँ पे पूछी गई है कि एक सेल है वो एक ही रहती है, बढ़ती है, घटती है, मरती है, जीती है, अमर है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि हम सेल को स्टडी करें कैसे, ठीक है, हम सेल को स्टडी हम करेंगे कैसे, सेल को स्टडी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि सेल को स्टडी करना कैसे है, ठीक है। देखो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करने में ही फ़ायदा है आपको, ठीक। न्यू बुक है, एडिशनल नहीं पढ़ना है, जो बुक में है वही पढ़ना है, ठीक, ठीक है। तो क्या बोलता है अगला कि व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स एट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। इमेजिन टू टाइनी डॉट ड्रॉन ऑन ए पीस ऑफ पेपर एज द डॉट्स आर मूव क्लोजर देयर कम इन अ पॉइंट इन विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट, ठीक है। कह रहा है कि एक आपको बताना चाह रहा है, मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट है और हमारा फार डिस्टेंस पॉइंट क्या होता है, हमारा इन्फिनिटी होता है। कहता है दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई विच इज़ 0.1 मिलीमीटर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे रह गई है हमारी, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी हमारे से मिस्टेक हो गई है, ये वाला जो पैराग्राफ है अपना, इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ, हमने इस वाले पैराग्राफ में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहता है इस सेल इज़ यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आई, दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैव सेल बायोलॉजी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द। देखो अब सिंपल सी बात है, सेल जो है बिल्कुल ही बेसिक यूनिट है लाइफ की, तो ये इतनी छोटी होती है कि बहुत ही छोटी है, बहुत ही टाइनी चीज़ है, ठीक है। आप इसको नेक डाई से नहीं देख सकते, नेक डाई से आप इसको नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, इसके लिए आपको चाहिए मैग्नीफिकेशन, मतलब आप चीज़ों को बड़ा करके देखना चाहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन करने के लिए अगर हमें सेल टाइप चीज़ें देखनी है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने हैं, तो हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए हमें, माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। इसमें ये दिखा रखा है कि हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, क्या चाहिए हमें इनको देखने के लिए, हमें चाहिए माइक्रोस्कोप, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये स्केल है, क्या है, स्केल। अब मैं थोड़ा आपको स्केल समझा देता हूँ। देखो सबसे यूनिट क्या है हमारे पास, 1 किलोमीटर। क्या है, 1 किलोमीटर। इसके अंदर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है, यही होता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम और आगे बढ़ें तो 1 मीटर के बाद आता है 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में के लिए होते हैं कितने होते हैं, 10 डेसीमीटर, है ना, या 10 मिलीमीटर, 10 mm, ठीक है। 1 mm का मतलब, अब यहाँ से थोड़ा खेल बदल जाता है, ठीक है। इससे छोटी यूनिट्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है मिली, माइक्रो, ठीक है, नैनो, ठीक, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और पीको। ये 4-5 यूनिट है जो हम छोटी से छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मिली का मतलब है यानी कि सिर्फ ऐसे स्मॉल एम करके लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि आप 10⁻³ मीटर पे देख रहे हो, ठीक है। मतलब आप 1 मीटर के 1000 हिस्से को देख रहे हो, जो कि बहुत छोटा है, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, और पीको का मतलब 10⁻12। इससे बड़ा भी एक होता है फेरो, ठीक है। फेरो होता है 10⁻15 मीटर। अब अगर आपको इसको समझना है ध्यान से कि ये जो यूनिट है, ये जो है, ये चीज़ ये थोड़ी सी है कैसी, तो ऐसे समझो कि आप एक चीज़ देख रहे हो जो कि कितनी छोटी है, आप उसके मिलियंथ में पार्ट को देख रहे हो माइक्रोस्कोप में, ये इतनी छोटी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ दे रखा है, जैसे एटम सबसे छोटे हैं, फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, फिर लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम्स हैं, वायरस है, स्मॉलर बैक्टीरिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल किस में आती है, 100 पिकोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर अमीबा है, फिश एग है, चिकन एग है, ठीक। अब यहाँ पे भी सारे क्या आते हैं, ह्यूमन हाइट, मतलब ऐसे करते करते और बढ़ते चले गए, ठीक है जी। मतलब ये साइज़ का कंपैरिजन है, किसका कंपैरिजन है, साइज़ का कंपैरिजन है, आपके लिए दे रखा है स्केल एक तरीके से, ठीक। अच्छा, अगर हम आगे बढ़े इसमें, ये आपका माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोप को अगर आपको ध्यान से समझना है कि मतलब माइक्रोस्कोप है क्या चीज़ एक तरीके से, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप देखा ही होगा लैब में, स्कूल में तो गए होंगे सब, ठीक है। माइक्रोस्कोप तो सब जानते ही हैं। तो माइक्रोस्कोप का जो ये होता है आई पीस। आप यहाँ से देखोगे, ये इसकी बॉडी ट्यूब है, ये इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे स्टेज पर, जहाँ पे आप स्लाइड रखोगे अपनी, वो ऑब्जेक्टिव लेंस से पहले जाएगी। ये मिरर है। अब आज के टाइम पे जो माइक्रोस्कोप है, ज़्यादातर जो लैब में माइक्रोस्कोप होता है उनमें मिरर नहीं होता, मिरर की जगह होती है लाइट होती है, ठीक है। मतलब लाइट होती है, एलईडी होती है, ठीक है ना। जो लाइट होती है, ये किसके लिए होती है, ये सनलाइट के लिए होता था पहले मिरर, ठीक है। सनलाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती थी तो हम वहाँ पे देख पाते थे सही से, ठीक है। इसका बेस है, ये इसका हैंडल है, ये फाइन एडजस्टमेंट नोब है, ये कोर्स एडजस्टमेंट। देखो ये फाइन है और ये कोर्स है। इससे ये बिल्कुल जो बॉडी ट्यूब है ये इससे ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। और फाइन वाले से क्या होता है, ये जैसे अगर हम ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पे देख रहे हैं तो हमें फाइन वो चाहिए, तो उसके हम यहाँ से करेंगे, ठीक है, ठीक। यहाँ पे लेटेस्ट एस्टिमेट द साइज ऑफ ए सेल लिखा हुआ है, सिर्फ वही है, कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सब कुछ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, कह रहा है कि एस्टिमेट साइज ऑफ द अनियन पील सेल, डायमीटर ऑफ द विजुअल फील्ड इन द माइक्रोमीटर, नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर। कहने का मतलब ये है कि कितने एरिया में कितनी सेल्स हैं, आपको उससे डिवाइड करोगे तो आपको एक सेल का क्या मिल जाएगा, साइज़ मिल जाएगा। एस्टिमेटेड साइज़ है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें ये बताना चाह रहा है ये। अगला अगर हम देखें, सपोज 25 cells are seen along the diameter, in that case the size of one onion cell would be 500 micrometer by 25। मतलब जैसे आपने इतना बड़ा डायमीटर का एक देखा माइक्रोस्कोप में, अब इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 5000 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर है, ये माइक्रो है, ठीक है। 5000 इंटू 10⁻⁻6, इसका मतलब ये है, ठीक है, मीटर्स, डिवाइड बाय 25। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 25 को जब इससे करोगे तो ये आएगा आपका 200, तो 200 माइक्रोमीटर। तो एक सेल का साइज़ कितना हो गया, ये 1 सेल का साइज़ है। किसका साइज़ है ये 1 सेल का साइज़ है आपका 200 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नीफिकेशन विल बी अप टू 100x तक हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमें 100 टाइम्स लार्जर दिख रहा है मतलब 100x ऐसे करके है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मैग्नीफिकेशन दिस इंप्रूवमेंट ऑफ टर्न माइक्रोस्कोप इनटू पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग सेल्स, ठीक है। अब आज के टाइम पे जो हम माइक्रोस्कोप जाते हैं, जो स्टडी होती है सेल की, जिससे हम छोटी छोटी चीज़ें भी देख सकते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये डिजिटल माइक्रोस्कोप होता है, क्या होता है, डिजिटली माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब मैं आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से बताता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल हकीकत में दिखता कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम सेल के बारे में देखें तो
यहाँ से एक शेप लेते हैं अपन लोग, ओवल शेप लेते हैं, ठीक है। ओवल शेप है, इसका रेड लेते हैं और इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये आपकी शेप है, ठीक है, ये है, ठीक। इसकी थोड़ी थिकनेस हम लोग कम करते हैं, ठीक। इसके आगे हम एक और वो बनाते हैं ओवल शेप वाला, ठीक, ब्लू बनाते हैं, इसके ऊपर ही बनाते हैं, ठीक है। ये मैं पूरा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको सेल का, ठीक है ना। अच्छा जी, ठीक है। इसकी भी थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक ठीक। अच्छा, तो वापस आ जाते हैं इस पर, ग्रीन कलर से करेंगे अपन लोग, ठीक है। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो सबसे बाहर वाला, अगर सेल के पास ऐसे दो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं तो ये सबसे पहले बाहर वाला होगा उसका सेल वॉल। क्या होगा उसका? सेल वॉल। अभी इसके बारे में ओवरव्यू नहीं लेंगे, वो पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। इसके अंदर वाला होगा सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो छोटे छोटे डॉट्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे डॉट्स, ठीक है। इन छोटे छोटे डॉट्स को बोलेंगे राइबोसोम्स। क्या बोलोगे? राइबोसोम्स, ठीक है। एक बीच में न्यूक्लियस होगा, उसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बीच में होगा, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक। और इसके अंदर होगा आपका जेनेटिक मटेरियल। ये है आपका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है अभी समझेंगे, ठीक। और यहाँ पे और भी होंगी चीज़ें, जैसे एक होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, ठीक। ये लाइसोसोम फॉर्म करेगा, लाइसोसोम्स, ठीक है। किताब में आपको और अच्छा ओवरव्यू दे रखा है, ये तो मैं पूरा बता रहा हूँ एक। अच्छा, इस सेल के ऊपर क्या होंगी? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपकी, इसके ऊपर कुछ आउटग्रोथ्स होंगी। क्या होंगी? कुछ ऐसे करके फोल्डेड आउटग्रोथ्स होंगी, ठीक है। इन आउटग्रोथ्स को क्या बोलते हैं अपन लोग? इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इनको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। दो टाइप का कौन सा हो सकता है? एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ़, ठीक है। आगे आराम से समझेंगे स्मूथ और रफ़ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा ओवरव्यू है सेल का। अगर ये प्लांट सेल है, सेम यही, अगर बिल्कुल प्लांट सेल है तो इसके अंदर होगा एक प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट होगा इसके अंदर। ये आपका एक सेल का क्या है, ओवरव्यू है एक सेल का, ठीक। अच्छा, अपन लोग वापस इसी पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है क्या है इसके अंदर? अब फॉर दिस सेल्स टू फंक्शन एज यूनिट्स दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद अनदर सेल देयर सराउंडिंग। दीज इंटरेक्शंस अकर एट सेल बाउंड्री वेयर सब्सटेंस मूव बिटवीन द सेल्स एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे जिसके बारे में पढ़ना है क्या है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल। यूनिवर्सल फीचर का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का फीचर क्या मतलब? एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। द सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स ए सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट्स, ठीक। अच्छा, उसमें एक चीज़ है कहीं आपके स्ट्रक्चर्स में, ये जो खाली जगह है जहाँ पे जो फ्लूइड है सारा, ये जो अंदर की खाली जगह है, इसके अंदर सब कुछ जगह भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या है? ठीक है, साइटोप्लाज्म है वो। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ये जो आपकी सबसे बाहर वाली आउटर लेयर है, ये है सेल मेम्ब्रेन। क्या है जी? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन बाउंड्री दैट सराउंड ए सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट है सब उसको प्रोटेक्ट करेगी। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ ए सेल एंड इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम क्या है? मतलब दूसरा नाम क्या है इसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दे सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। अब सेलेक्टिवली परमेबल का क्या मतलब होता है? देखो, SPM भी बोलते हैं इसको, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हो? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिवली का मतलब होता है सेलेक्टेड, जब किसको हम सेलेक्ट करेंगे।
ठीक है। परमेबल का मतलब होता है परमिशनेबल, या जिसको हम परमिशन देंगे कि वही जाएगा। मतलब ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसको ये पता है कि मुझे किस चीज़ को अंदर और बाहर जाने की परमिशन देनी है या नहीं देनी। कहते हैं द सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल विच मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग अदर्स। ठीक है। learn how oxygen and carbon dioxide move across the membrane of alveoli in the lungs. How does the structure of the cell membrane in the cells alveoli control the movement of substance across it? पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। अगली लाइन क्या है? What do you infer, what do you expect in terms of changes in their weight? The weight of the potato. I think ये थोड़ी सी गलत स्लाइड आ गई है एक। ठीक है। नो ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं थोड़ा सा कि होता कैसा है, जो हमारी एक एनिमल सेल होती है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर हम देखेंगे वो देखेंगे लिपिड मोलिक्यूल्स। क्या देखोगे आप देखोगे ऐसे छोटे छोटे मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे मोलिक्यूल्स अरेंज हैं एक लाइन में। ठीक। अब इनकी एक टेल मुड़ी हुई है और एक टेल कैसी है, सीधी। ठीक। नीचे भी ऐसे ही होंगे। ठीक है। नीचे भी सेम ऐसे ही लगे होंगे। अब बीच बीच में कहीं पे हम लगाएंगे इनमें प्रोटीन्स। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आधा प्रोटीन है यहाँ पे। ठीक। कहीं कहीं पे ये क्या होगा, ये वाला जो प्रोटीन है ये पूरा होगा। ठीक। एक तरीके से हम इसको बना लेते हैं पहले। कहीं कहीं पे प्रोटीन क्या होगा, ये पूरा ढसा हुआ होगा। ठीक है। ऐसे। ठीक है। समझ में आया इसका स्ट्रक्चर है कैसा हमारी सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है। ठीक है जी। अब इसके बारे में थोड़ी सी नेमिंग करते हैं इसकी कि इन सब का नाम क्या क्या है। तो ये जो है ये है आपका लिपिड मोलिक्यूल। क्या है ये? एक लिपिड मोलिक्यूल। ठीक है। और ये होता है आपका पार्शली बरीड, क्या लिखते हैं इसको, पार्शली बरीड प्रोटीन। ठीक है ना। और इसका जो नाम है इस वाले का, इसको लिखते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन, जो पूरा दसा हुआ होता है। क्या लिखते हैं इसको? इंटीग्रेटेड प्रोटीन। ठीक है। अच्छा, ये जो मोलिक्यूल है, ये जो एक मोलिक्यूल है, ये ऐसे डबल में अरेंजमेंट होता है, तो इसको जो नाम देते हैं हम वो देते हैं बाइलिपिड लेयर। क्या नाम देते हैं इसका? इसका हम नाम देते हैं बाइलिपिड लेयर। ठीक है जी। ये थोड़ा सा हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब ये जो लिपिड मोलिक्यूल होता है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है हमारे किसको, सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, फ्लूइडली होती है। ठीक है ना। मतलब ऐसी जेली जैसी होती है, बिल्कुल आराम से कोई भी काम कर सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं आगे। सेल मेम्ब्रेन अलाउज वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट शुगर सोल्ट मोलिक्यूल्स। देखो, दो तरीके का ना ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है। जो क्या कहेंगे, जिनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हमें एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें एनर्जी लगे। ठीक है ना, उसको क्या बोलोगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोलोगे, जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, जिसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे जो वाटर कह रहा है कि वाटर तो चला गया आराम से, तो वाटर कौन सा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पैसिव। और शुगर सोल्ट मॉलिक्यूल कौन सा करेंगे अगर उनको जाना है तो, एक्टिव। ठीक है। टू एन एरिया विथ लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अंटिल द कंसंट्रेशन इन टू एरियाज बिकम इक्वल। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, डिफ्यूजन क्या होता है, समझना है इसको, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा लिपिड मॉलिक्यूल के बारे में समझाता हूँ, इसका हल्का सा डायग्राम बना के। ठीक। नो नीड, आपको इसकी नीड नहीं है, 11th में है ये। ऑस्मोसिस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले तो आप मुझे एक चीज़ ये बताओ, कंसंट्रेशन पता है आप लोगों को क्या होती है? किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें कंसंट्रेशन पता करनी है तो कैसे करते हैं? क्या है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ सोल्यूट पार्टिकल्स। क्या होता है कंसंट्रेशन का मतलब? नंबर ऑफ़ सोल्यूट पार्टिकल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया सोल्यूट क्या होता है? अरे मेरे भाई, अगर हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, हमने नमक में पानी घोल दिया, तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट क्या होगा? जो डिज़ोल्व होगा,
या फिर विच इज़ गोइंग टू डिज़ोल्व, जो डिज़ोल्व होने जा रहा है, ठीक है, या फिर जो जिसका अमाउंट कम है, अमाउंट इज़ लेस। सॉल्वेंट क्या होगा, इन विच द सोल्यूट इज डिज़ोल्व, ठीक है, या जिसका अमाउंट हाई है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप लोग एक सॉल्यूशन बनाते हो, ये आपका एक गिलास है, ठीक, इस गिलास का मैं नाम रखता हूँ ए, यहाँ पे एक और गिलास बनाता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ बी, यहाँ पे एक और गिलास है, इसका मैं नाम बनाता हूँ सी, यहाँ पे एक और गिलास है, इसका मैं नाम बनाता हूँ डी। सबके अंदर मैंने क्या डाला, मैंने 100 ml वाटर डाला है सबके अंदर, ठीक है, मैंने सबके अंदर 100 ml वाटर डाला है, लेकिन इसके अंदर मैंने डाली है 5 ग्राम शुगर, इसके अंदर मैंने डाली है 10 ग्राम, इसके अंदर 15 ग्राम और इसके अंदर 20 ग्राम, ठीक है। सबके अंदर मैंने कितनी कितनी शुगर डाली है, समझ गए आप, इतने समझदार बच्चे आप, मैं समझ जाता हूँ, ठीक। तो अगर आप इन चारों को ड्रिंक करोगे, ठीक है, इन चारों को अगर आप बारी बारी ड्रिंक करोगे, सबसे पहले ए को करा, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, आपको सबसे ज़्यादा स्वीट कौन लगेगा पीने में, कौन सा लगेगा? ऑब्वियसली बात है कि डी लगेगा। क्यों लगेगा डी? क्योंकि डी के अंदर जो शुगर का अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो शुगर यहाँ पे एक तरीके से किसका काम कर रहा है? सोल्यूट का, ठीक है, क्योंकि शुगर ही तो डिज़ोल्व होगा। शुगर यहाँ पे क्या हो गया? सोल्यूट। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो मुझे स्वीटनेस क्या लगेगी? कम लगेगी। तो एक तरीके से जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी चीज़ की, क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है। वो किस पे डिपेंड करती है कि आपने सोल्यूट उसमें कितना डाला है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, और ये आपका ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? जैसे आपने बीच में एक मेम्ब्रेन लगाई, ठीक, ऑस्मोसिस एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। आपने बीच में लगाई यहाँ पे एक एसपीएम, क्या लगाई? एसपीएम लगाई, ठीक है, आपने बीच में ही लगा दी एसपीएम। अब इधर जो कंटेंट है इस तरफ का जो कंटेंट है, इस वाले कंटेंट में जो सोल्यूट का अमाउंट है वो ज़्यादा है और जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो कम है। और इस तरफ का जो कंटेंट है उसमें सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे अमाउंट वगैरह की बात नहीं हो रही कि यहाँ पे 5 ग्राम पानी है, यहाँ पे 50 ग्राम पानी है, ऐसा कुछ नहीं। हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्या देखना है? अमाउंट देखना है एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में, कि किसकी कंसनट्रेशन हाई है, किसकी कंसनट्रेशन कम है। तो यहाँ पे कंसनट्रेशन क्या है? हाई है, और यहाँ पे कंसनट्रेशन क्या है? लो है, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिखना चाहूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे जो कंसनट्रेशन है वो हाई है, लेकिन किसकी? सोल्यूट की, ठीक। एक सेकेंड, किसी और कलर से लिखते हैं, थोड़ा सही रहेगा। यहाँ पे जो कंसनट्रेशन है वो लो है, किसकी? सॉल्वेंट की। मतलब दूसरे के रेस्पेक्ट में यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? कम है। और यहाँ पे जो कंसनट्रेशन है वो हाई है, किसकी? सॉल्वेंट की, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप मुझे बताओ, यहाँ पे सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, और यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो आपको ज़्यादा मीठा कौन सा लगेगा पीने में? चीनी और पानी वाला एग्जाम्पल ही ले लो। ऑब्वियसली बात है कि ये वाला आपको ज़्यादा मीठा लगेगा। तो ऑस्मोसिस में होता क्या है? ये जो ऑस्मोसिस आपका नेचुरल फिनोमेना है, ये क्या करेगा? यहाँ से पानी को जब तक यहाँ पे ट्रांसफ़र करता रहेगा, जब तक दोनों की जो स्वीटनेस है वो सेम ना हो जाए। क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। समझ में आई बात? ये सोल्यूट का ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ये किसका ट्रांसफ़र करेगा? दिस मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर लिखो, सोल्वेंट लिखो, एक ही बात है, ठीक है। थ्रू सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये जो फिनोमेना यहाँ पे आपको ये बताया है, इसका मतलब क्या है? जो फिनोमेना यहाँ पे आपकी इतना बताया है, ये जो है पूरा, ये क्या है? ऑस्मोसिस है। क्या है? ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के भी क्या होते हैं? काफ़ी सारे टाइप होते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस के भी दो तीन टाइप होते हैं। कैसे समझेंगे हम उसको? हमें यहाँ पे इस वाले जो ये है इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, हमें इसको समझना पड़ेगा। तो मैं एक तरीके से पहले इसे सबको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ऑस्मोसिस भी 3 टाइप के हो सकता है सॉल्यूशन के बेसिस पर, ठीक है। ओहो, इसको अपन लोग पकड़ के लाते हैं ऊपर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो हम पे है ये वाला पॉइंट है, इसमें क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सेम कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन, सेम कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन। अच्छा, आप लोगों ने कभी खीर खाई है? खीर में जब हम लोग किशमिश डालते हैं तो वो मोटा होता है, सिकुड़ जाता है। थोड़ा सोचो, खीर में जब हम लोग किशमिश डालते हैं तो वो मोटा होता है, सिकुड़ जाता है, और जब आप नहाने जाते हो तो आपकी उंगली सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। ये सब भी कौन से फिनोमिना है? ये सब भी ऑस्मोसिस है,
ठीक है, कैसे है अभी समझाऊंगा बिल्कुल। देखो आइसोटोनिक का मतलब ये है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक बीकर लूँ और इसके अंदर मैं एक सोल्यूशन डालता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई एक सेल डाल दी, मैंने क्या डाल दी, एक सेल, तो सेल की भी कुछ कंसनट्रेशन होगी, इसके अंदर भी कुछ कंटेंट होगा, वाटर होगा, नमक होगा, पानी होगा, चीनी होगी। तो सोल्यूशन की जो कंसनट्रेशन है और सेल की जो कंसनट्रेशन है, दोनों की कंसनट्रेशन क्या रहती है, सेम। तो इसलिए इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सेल वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या ले लेता हूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, मीडियम की जो कंसनट्रेशन है वो इंट्रा सेलुलर वाले से कम है, ठीक है ना। मतलब आपने यहाँ पे क्या करा, एक बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर आपका कंटेंट है, कंटेंट की जो कंसनट्रेशन है, इसकी जो कंसनट्रेशन है, और इसके अंदर जो एक सेल है उसकी जो कंसनट्रेशन है, दोनों की कंसनट्रेशन डिफरेंट है। और दोनों में क्या है डिफरेंस, जो सॉल्यूशन वाला है आपका, जो आपने सॉल्यूशन लिया है नीचे, उसकी कंसनट्रेशन कम है, उसकी कंसनट्रेशन कम है ना। एक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, इसके अंदर क्या होता है, सोल्यूट तो ज़्यादा है, सॉरी सोल्यूट तो कम है, लेकिन सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा। और जो सेल है हमारी, इसके अंदर जो सोल्यूट है वो तो ज़्यादा है, लेकिन सॉल्वेंट क्या है, कम है। अभी आपको बताया था कि सॉल्वेंट ज़्यादा से लो की तरफ तब तक मूव करता रहेगा जब तक क्या ना हो जाए, कंसनट्रेशन सेम ना हो जाए, यही ऑस्मोसिस का रूल है। तो यहाँ पे जो सेल है ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, और थोड़ी सी और मोटी हो जाएगी, मतलब टर्जिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी नेचर में, ठीक है। क्योंकि जो ये सॉल्वेंट यहाँ से जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, सेल के अंदर क्या सेम करने के लिए, कंसनट्रेशन सेम करने के लिए भागे जा रहा है, ठीक है जी। समझ में आया क्या हुआ इसमें। तो यहाँ पे सेल टर्जिड हो गई, या फिर कहीं कहीं पे लिखते हैं कि स्वेल हो गई। तो यही किसके अंदर होता है, आपकी खीर के अंदर होता है। जब हम लोग उसके अंदर किशमिश डालते हैं तो किशमिश के अंदर जो चीनी है, ठीक है ना, वो ज़्यादा है, खीर के अंदर जो चीनी है वो कम है। खीर के अंदर जो दूध है वो ज़्यादा है, और जो किशमिश है उसके अंदर दूध कम है। तो दूध कहाँ से कहाँ जाता है, किशमिश के अंदर। तो किशमिश क्या हो जाता है, आपका फूल जाता है, ठीक है। एक रह गया आपका लास्ट इसमें, हाइपरटोनिक। क्या रह गया, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में उल्टा है, इसमें सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और सेल की कंसनट्रेशन क्या है, कम है। तो ज़्यादा से क्या होगा, सेल की कंसनट्रेशन कम है, मतलब इसका अंदर मतलब क्या है, सोल्यूट इसमें कम है, सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा। और सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन की मतलब क्या है, सोल्यूट इसमें ज़्यादा है और सॉल्वेंट इसमें क्या है, कम है, ठीक है। तो ज़्यादा से कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में जाएगा, ठीक है। तो सेल यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, श्रिंक्ड हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी सेल। पहले ऐसी थी, अब कुछ ऐसी हो जाएगी, पानी निकल जाएगा ना इसका, क्योंकि ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में चले जाएगा, क्योंकि इसकी सॉल्यूशन की जो, उसकी जो सेल की जो वो थी कंसनट्रेशन, वो हाई और लो थी। इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था, सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पे जाता था, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेल श्रिंक हो जाएगी। ये हमारे साथ होता है जब हम नहाने जाते हैं, हम ज़्यादा देर तक नहा ले तो हमारी इंग्लिश सिकुड़ जाती है, क्योंकि सेल के अंदर का जो सॉल्वेंट होता है वो बाहर रिलीज़ हो जाता है हमारे पानी में, ठीक है। समझ गए आप क्या है ऑस्मोसिस का मतलब, ठीक है। अच्छा, ये तो होता है लिक्विड्स के लिए ऑस्मोसिस। अगर हम गैसेस की बात करें कि गैसेस में अगर एक गैस दूसरे से मिल रही है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। परफ्यूम मैंने छिड़क दिया हवा में, मैंने परफ्यूम को हवा में छिड़क दिया, कितनी जल्दी खुशबू फैल जाती है ना, ये होता है डिफ्यूजन। किसी बच्चे ने क्लास में आधा पाधा कर दिया, ठीक है, वो भी किसका प्रोड्यूसर होता है, डिफ्यूजन का, ठीक है। आधा पाधा नहीं खेलना, लेकिन अपने को पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, थोड़ा सा और पढ़ते हैं हल्का सा, ठीक है। उसके बारे में आगे लिखा हुआ है, ये तो कंसंट्रेशन है, ठीक। अभी आपका सेल मेम्ब्रेन वाला है, ठीक है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। देखिए सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है जैसा मैंने बनाया था, बट थोड़ा सा अच्छे में है। ये आपकी लिपिड्स के मॉलिक्यूल है जो डबल लेयर में अरेंज्ड है। ये प्रोटीन्स हैं, कुछ हाफ प्रोटीन होंगे। अच्छा, ये इनके ऊपर चेन दिख रही है आपको, ये होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। लिपिड बाई लेयर है, सेम वही स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया था। द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रिक्टली थिन अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स, इट मेड अप ऑफ लिपिड्स, लिपिड फैट ही एक तरीके का, ठीक है, एंड प्रोटीन्स। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसका जो ये मॉडल है, इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। द मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाइलेयर, 2 स्पेशल फैट मॉलिक्यूल विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स टुवर्ड्स द वाटर रिपेलेंट ट्वेल इनवर्ट्स। अब देखो ये जो इसका हेड है, जो ये मॉलिक्यूल है, जो इसका हेड है, ये होता है वाटर अट्रैक्टिंग, ठीक है ना, मतलब ये वाटर को अट्रैक्ट करता है और ये वाटर से हिट करता है नीचे वाला, इसीलिए अंदर की तरफ है।
अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो कोई पानी हो ही नहीं सकता, नो वाटर। लेकिन बाहर का तो जो सारा कंटेंट है यहाँ पे तो सब क्या है, वाटर ही वाटर है, ठीक है। अच्छा, इस वाले हेड को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं इस वाले हेड को, इस वाले पार्ट को हाइड्रोफिलिक, और इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब क्या होता है, फोबिया, इसको पानी से डर लगता है, पानी से हेट करता है। फिलिक का मतलब होता है लविंग, ठीक है। सिंस द मोलिकुलर अरेंज लाइक टाइल्स इन ए मोज़ेक इज कॉल्ड मोज़ेक मॉडल। ऑल लिविंग सेल में कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग एंड देयर नेबरिंग सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब एक सेल है, इसको दूसरी सेल से कम्युनिकेट करना है, कैसे करेगी, सेल मेम्ब्रेन के जरिए करेगी। किससे करेगी, सेल मेम्ब्रेन के जरिए, ठीक है। सेल्स ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया हैव एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या चीज़ है, ठीक है। कह रहा है कि प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल और एल्गी वगैरह, फंगल वगैरह में, इन सब में क्या होता है, एक एडिशनल सेल वॉल होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ये एक प्लांट की सेल है, ठीक है। अभी हम इसको जूम करके देखेंगे, मैं अगर इतना हिस्सा इसका यहाँ पे बनाऊँ तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। ये इसका एक दूसरा हिस्सा है, ये दूसरी सेल का हिस्सा है, ठीक है। आ रहा है समझ में क्या है क्या नहीं है, मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपकी सेल है, इस सेल का ही दूसरा हिस्सा है, ठीक है। आया समझ में, ये सेल वॉल है, ये भी सेल वॉल है। अब इनके बीच में क्या होती है, भरा होता है ग्लू, जिनको जोड़ के रखता है। इस ग्लू का नाम होता है कैल्शियम पैक्टेट। क्या नाम होता है इसका, इसको मोलिकुलर ग्लू भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको मोलिकुलर ग्लू भी बोलते हैं, ठीक। ये सेल वॉल है, ये दूसरी सेल वॉल है। अब ये प्लांट सेल एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे करेंगी, यहाँ पे तो ये जुड़ गई आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक थोड़ी सी जगह खाली होती है बीच में, ऐसे करके जगह जगह होती हैं खाली खाली, छोटी छोटी जगह खाली होती हैं, ठीक है। इस जगह का नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या होता है इस खाली जगह का नाम, प्लाज्मोडेस्माटा। अब जैसे यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं, और यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, इसके जरिए जाएंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्या है इसमें। इन जनरल प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो दे नीड ए रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ विदस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइक विंड एंड रेन। देखो प्लांट्स हैव एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। सिंपल सी बात है, प्लांट को रिजिड होना पड़ेगा, उसको कहीं चल के तो जाना नहीं है, ठीक है। तो उसको एक ही जगह पे रह के सब कुछ को सहन करना है, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसके लिए सेल वॉल है। सेल वॉल आल्सो हैव टू लीव फ्लावर एंड रिमेन फॉर्म एंड मेंटेन देयर शेप्स एंड हेल्प प्लांट बाय अपराइट थ्रू रिजिड। द सेल वॉल इज परमिएबल विच मीन्स वाटर एंड सम डिजोल्व मिनरल कैन पास थ्रू। सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, ये सिर्फ परमिएबल है, मतलब सेलेक्टिवली चीज़ों को न जाने से रोक नहीं सकते। द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल वॉल हैज़ प्लांट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। व्हेन वी प्लेस ए रयो लीफ और ए अनियन पील इन ए कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन द प्लांट सेल लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। देखो सेम वही हुआ है, इनके अंदर चीनी नहीं है। देखो जैसे कोई लीफ है, लीफ के अंदर क्या ज़्यादा होगा, शुगर तो कमी होगी, ठीक है। और अगर हम जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसमें शुगर ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, शुगर को हटा के, शुगर तो सोल्यूट हो गया, तो इसके अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा होगा और इसके अंदर वाटर क्या होगा, कम। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। However, the cells do not shrink in size because their rigid cell wall maintains their shape। अभी आपको दिखेंगी सेम टू सेम वैसी, पहले भी ऐसी थी तो बाद में भी कैसी दिखेंगी, ऐसी दिखेंगी। किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से, ठीक है। सेल वॉल जो इनका शेप है, जो इनका शेप होता है, सेल वॉल इसको प्योरली मेंटेन करके रखता है, ठीक है जी। सेल वॉल दिस शो द सेल विल हेल्प प्लांट सेल रिमेन फॉर्म इन द ओरिजिनल शेप। एनिमल सेल सच एज चीक सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। तो जो हमारी सेल्स होती है, जो एनिमल्स की सेल होती है, उनके पास सेल वॉल नहीं होती। हमारी स्किन क्या बिल्कुल हार्ड होती है, नहीं होती। क्यों नहीं होती हार्ड, क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं है, हमारे पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। अगला पार्ट क्या है, विदाउट ए रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजीली। दी सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स आवर मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यू। सिंपल सी बात है, द प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरीली मेड ऑफ सेलुलोज। तो जो सेल वॉल थी, ठीक है, सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ये, फॉर्म्ड बाय मैनी ग्लूकोज यूनिट टुगेदर। सेलुलोज इज अवर डाइट एक्ट्स एज रफेज, हेल्प इन डाइजेशन। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया आल्सो हैव ए सेल वॉल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू देयर सेल। लेकिन उनकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं होती, सबकी अलग अलग बनी होती है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है, उसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। और जो एल्गी है या फंजाई है, जो फंजाई है, इसकी बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की, ठीक है। तो इनको सिर्फ क्या है, सपोर्ट देने के लिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब सेल का थोड़ा इंटीरियर समझते हैं।
एक कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम, क्योंकि सेल के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेल को भी तो अपना खाना बनाना है, सेल को भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करना है, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया। अब साइटोप्लाज्म क्या है मैं ऐसे बता दूँ, साइटोप्लाज्म जो खाली जगह थी सेल के अंदर, जितनी भी खाली जगह उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। मेन अरेना ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ए सेल, मेन अरेना ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल। एक सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी किसके अंदर होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक। इन एडिशनल टू द न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल सब सेलुलर कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेलिस। अब इन ऑर्गेनेलिस के बारे में हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सेल के अंदर काफ़ी सारी ऑर्गेनेलिस होती हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक ऑर्गेनेली है, गोल्गी बॉडी ऑर्गेनेली है, राइबोसोम ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, वैक्यूल ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये जो पहली सेल है ये एक बैक्टीरिया है, ये एक प्लांट सेल है, देखो उसका शेप कितना मेंटेन है, और ये जो गोल गोल सी है ये एक एनिमल सेल। आपको क्या क्या नहीं दिखेगा कि इसके अंदर, मैं यहीं से बता देता हूँ। देखो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। प्लांट सेल वॉल के अंदर अगर आप देखो तो ज़्यादातर जगह तो इसी ने घेर रखी है, इसने इतने हिस्से में। ये है आपका वैक्यूल। प्लांट को कहीं जाना तो है नहीं, कुछ करना तो है नहीं, तो ये अपना खाना स्टोर करके रखता है वैक्यूल में, ठीक है। इसके पास सेल मेम्ब्रेन भी है, लेकिन हमारे पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। प्लांट के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है और क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे स्लाइड्स ख़त्म है नहीं, ये है आपका, ठीक है। हमें यहाँ पे टिक करना है कि इसमें कौन सा सेल मेम्ब्रेन किस में है, नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में होती है, बैक्टीरियल सेल, सेल वॉल इसमें होती है, प्लांट सेल में होती है, इसमें नहीं होती। साइटोप्लाज्म तीनों में होगा, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देखो बैक्टीरियल सेल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी, ठीक है। इसमें भी कुछ है, प्लांट सेल में होता है, इसमें होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस दोनों में होती है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। अच्छा, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल्स जो पुरानी है, ठीक है। इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास अब्सेंट है, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है रियल सेल, क्या होता है, रियल सेल। इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, समझिए आप। प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, प्रेजेंट है, अब्सेंट है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, पुराना न्यूक्लियस। डायमीटर इसका ये है, नंबर ऑफ सेल्स ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होता है, ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस में अब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में अब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। मतलब इसका न्यूक्लियस अगर है तो ऐसा ही है, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही घूम रहा है साइटोप्लाज्म में, इस वाले का। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन हमारे वाले में क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल है और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी है। इसको क्या बोलते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। तो ये आपका अभी आधा ही चैप्टर हुआ है, आधा चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं अगर मैं आपको प्रेफर करूँ तो खुद से समझ के बनाओ, ठीक है, अच्छा रहेगा। वरना तो मैं एक नोट्स का जो PDF है वो मैं यहाँ पे लगा दूँगा लिंक, अपने टेलीग्राम का लिंक लगा दूँगा एक, ठीक है। उसमें आप इनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और न्यू बुक जिन बच्चों के पास नहीं है वो ये वीडियो ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।